तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित आगरे, आपके लिए वापस लेकर आया नॉलेज स्टार पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जो 12th स्टैंडर्ड का हमने फर्स्ट लेसन चालू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं पढ़ाऊँगा हेनरी फ्यूल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से आगे लेके जाने के लिए। जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला होगा, जो 8 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछते भी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सिंपल से एक्सप्लेन करके दे दूँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और जो आपने पिछले वीडियो देखी नहीं होगी तो प्रिंसिपल की, नेचर की, तो उसकी भी मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तब ये वीडियो समझेगा, क्योंकि उस पर ही डिपेंड है 14 प्रिंसिपल से। तो पहले वो वीडियो देखो, फिर बाद में आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मैं अभी आपको लेकर जाता हूँ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में। देखो, मैंने आपको लेकर आया हेनरी फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्यूल, ये क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से आएगा, राइट इन डिटेल 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। इस तरह से क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इधर दिए गए इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखने के बाद आपको सब का एक 2-3 सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले कि हेनरी फ्यूल कौन थे, उनका किस तरह से उन्हें प्रोग्रेस की और किस तरह से 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने प्रपोज किए। तो पहले देखते कि हेनरी फ्यूल का बर्थ हुआ था 1841 को। वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने एक अपने करियर की जब चालू किया, वो फ्रांच माइनिंग कंपनी के चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, मतलब CMD थे। जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व करते थे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, तो उन्होंने बहुत से सारे एक्सपेरिमेंट करके, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वेशन करके ये 14 प्रिंसिपल्स निकाले और उन्होंने ये एक्सप्लेन किए उनके फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन के वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये 14 प्रिंसिपल्स, इसमें डिसिप्लिन आता है, डिवीजन ऑफ वर्क आता है, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, मतलब हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। मतलब आप ये सब फॉलो करोगे तो अपने कंपनी को आगे तरफ कम बैक बोलते हैं ना, नए आइडिया के साथ कंपनी को प्रॉफिटेबल के उस पर लेकर जा सकते हो। ये 14 प्रिंसिपल इतने इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला प्रिंसिपल देखेंगे जो चैट में दिया उन्होंने। चैट में देने के उसमें दिया है, फर्स्ट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मैं आपको सब 14 पॉइंट पढ़ के दिखाता हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन की तरफ कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ अ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। 7, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। 8, प्रिंसिपल ऑफ रिमूनराइजेशन। 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर्स चेन। 10th, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 11th, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 12th, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनर। 13th, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एंड 14th, प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट डी क्रॉप सी, मतलब टीम वर्क। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है? हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी के इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में
एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट किए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में एक एक एम्प्लॉय रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? जो हेनरी फ्यूल में इसने बताया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइड into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operation, accounting, managerial. It is assumed to employees as per the quality and capability. अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे तो कौन सा भी एम्प्लॉय किधर भी काम करता है, वैसा नहीं चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिपार्टमेंट बनाना चाहिए हर एक चीज़ का। एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, एक कमर्शियल डिपार्टमेंट होगा, और हर एक डिपार्टमेंट में एक एक एम्प्लॉय रखना चाहिए जो उसके लायक होगा, उसके पास उसका स्किल होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। इस तरह का एम्प्लॉय उधर रखना चाहिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने नॉलेज की वजह से वो डिपार्टमेंट संभालेगा और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ चालू हो जाएगा। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन, इट इज़ अ नेसेसरी टू गेट द थिंग done appropriately from subordinates. Authority always comes with the responsibility. If the manager is given the authority to complete the tasks with a given time, he should be held responsible if he does not complete the work is given time. इसका मतलब होता है कि अथॉरिटी मतलब राइट्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। मैनेजर इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसको राइट होता है कि वो कौन सा भी डिसीजन ले सकता है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ कंपनी के लिए। तो जब अथॉरिटी मिलेगी मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, वो काम जो उन्होंने टास्क मतलब गोल लिया है वो कंप्लीट करेगा इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसको ही कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये तो हेनरी फ्यूल ने इधर बहुत अच्छी लाइन दी है। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी चीज़ होती है। एम्प्लॉयज़ हर बार अपने रूल्स रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प करता है टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गोल डिसिप्लिन इज़ अ रिजल्ट टू इफ़िशियंसी लीडरशिप। अच्छा डिसिप्लिन रखोगे तो अच्छे लीडर्स इफेक्टिव मिलेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा ऑर्डर देने वाले लोग नहीं चाहिए। एक मैनेजर है, कंपनी का जो हेड है, वो ही ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से वो सुन सकते हैं। सच मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जिस तरह से मैनेजर को राइट्स होता है कि डिसीजन ले सकता है, इस तरह से एम्प्लॉय को भी राइट होता है वो किससे ऑर्डर मानेंगे, किसकी ऑर्डर मानेंगे। तो वो हमारा अपना एक मेंबर लेता है, मतलब मैनेजर लेता है और उनकी ऑर्डर मारेंगे, दूसरा कौन सा भी नहीं। तो इधर वही दिया है कि आप जब एक इंसान की ऑर्डर मानोगे तो हमारा जो काम है, जो आगे हम लेने वाले एम्प्लॉयज़ अच्छे से करेगा। पर आप एक इंसान की सुनते हो, उसके बाद दूसरे इंसान की सुनते हो, तो आप कौन सा काम करना है, पहला हो क्या हो, थोड़ा अप्रोच रॉन्ग हो जाता है। ये देखो इधर दी गए तो डायग्राम दिया है, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। ये रेड डॉट है वो सुपीरियर है, मतलब जो हेड है, और 3 दिए वो एम्प्लॉयज़ है, मतलब सब ऑर्डिनेट है। वो एक जो ऑर्डर देता है तो वो तीनों को अच्छे से समझता है। पर आप 2 जन हो, इधर देखो दूसरे इसमें 2 जन दे रहे हैं, वो किधर किसके तरफ जा रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये सिंपल सा मीनिंग है कि आप जब कौन सा भी ऑर्डर दे रहे हो तो एक इंसान की सुनो, दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट है
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन वही होना चाहिए जो कंपनी बेनिफिशियल के लिए हो। मैनेजर का डायरेक्शन क्या होता है कि कंपनी को अच्छे से आइडिया आनी चाहिए, कंपनी अच्छे से प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी फिर एम्प्लॉय खुश होंगे, कंपनी खुश होगी तो एम्प्लॉय खुश होंगे। द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एट वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्लान चाहिए, मतलब हर एक साल एक ही गोल होगा, दूसरे साल दूसरा गोल, क्योंकि एक गोल होगा तब एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उस गोल अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, हाँ हेड लगाएंगे, सब लगेंगे, फिर वो गोल अचीव हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें यही दिए 6 पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। आपको ये थोड़ा लाइन बड़ा दिख रहा है पर इसका एक्सप्लेनेशन इतना ईजी है। इन्होंने क्या कहा है कि प्रिंसिपल ने क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल को इंटरेस्ट मिलता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो अपॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को अच्छे से इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिपेंड होता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इसमें मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। मैनेजर क्या करता है, हर एक का इंडिविजुअल नाम नहीं लेता, ग्रुप में नाम लेता है। तो ग्रुप में नाम लेने की वजह से ग्रुप इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जब इंटरेस्ट अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा प्रॉफिट मिलता होगा, तो वो प्रॉफिट वो अपने एम्प्लॉयज़ से इतना ही अच्छे से शेयर कर सकता है। 7th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या आता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर होती है। पावर, एम्प्लॉयज़ को पावर कौन सी होती है, वो अपना अपना काम गिवन पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से करना चाहिए। मैनेजर को क्या होती है कि वो काम कैसे कर रहे, कौन सा डिसीजन अभी लेना चाहिए, वो होता है। पर हेड को कौन सी पावर होती है, जो हेड बैठता है ना उसको ही कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। जैसे इंडिया के 28 स्टेट है, 28 का स्टेट में केंद्र सरकार हेड है, मतलब सेंट्रल है, राज्य सरकार उसके सबऑर्डिनेट है। मतलब केंद्र सरकार इन द दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उसको ही कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब उनको ही पावर होती है, जो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा उसको निकाल दो, और हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, वो ले लो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अथॉरिटी एंड पावर वही उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है। तो 8 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब पगार, सैलरी, वेजेस जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं। अभी ऐसा मतभेद होता है कि हम या पगार देते, मैनेजर को बढ़ा देते हैं, अच्छे पगार देता है, एम्प्लॉयज़ को कम देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मानने का तो और मैनेजर अच्छा वर्क करता है अपने कंपनी के लिए, परंतु हर एक एम्प्लॉय को एक सेम सैलरी होनी चाहिए। तो क्या होगा, किसके साथ डिस्प्यूट नहीं होगा, ना कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यही इसलिए दिया गया है कि appropriate remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as return then a long spend time within an organization। यही इन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया और मैंने 8 पॉइंट ले लिया। वीडियो बड़ी होने नहीं दूंगा मैं, तो सिंपल सी 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं आपका अगले वीडियो में जो 9 से 14 पॉइंट बचे हैं, मतलब 6 पॉइंट बचे, मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो ये वीडियो देखोगे तो अगले वीडियो भी देखो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और मैंने अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। तो मेरी अगली वीडियो जल्द से आ जाएगी। तब तक आप सेफ रहे, आप अच्छे रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।